नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीके के टॉप 30 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके पैट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो भी भाई बहन पैट एग्जाम देने जा रहे हैं, बता देता हूं मैं आपको कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है। कम समय को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसा वीडियो आज बनाया है, ऐसा एक आपके लिए तैयार किया है वीडियो, जिसमें 3 से 4 विषयों का कॉम्बिनेशन है इन 30 प्रश्नों में। तो देखिए, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और साथ में करंट अफेयर्स का सम्मिलित रूप से ये वीडियो हमने बनाया है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आप इन 30 प्रश्नों में कम से कम 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर मानी जाएगी। और मैं बता देता हूं, यदि आपकी तैयारी बेहतर नहीं है तो आप एक नोट्स ले लीजिएगा और नोट्स में जितने भी मैं पॉइंट इस वीडियो में बताता जा रहा हूं वो उस नोट्स में लिखते जाइएगा और एग्जाम के एक दिन पहले देख लीजिएगा। आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। चलिए, बिना देरी किए हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? सबसे पहला प्रश्न और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आमिर खुसरो, ऑप्शन दूसरा है अल बरूनी, ऑप्शन तीसरा है अबुल फजल और ऑप्शन चौथा है फैजी। आपको मैं बता देता हूं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार बन चुका है। सुपर टेट में भी यहां से प्रश्न पूछ चुका है। तो याद रखिएगा, तूती ए हिंद किसको कहा जाता है? आमिर खुसरो को कहा जाता है। आमिर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूती ए हिंद कहा जाता है। याद रखना है आपको। और कई बार यहां से प्रश्न बन चुका है। अब देखिए, जो आमिर खुसरो है, मैं इनके बारे में पूरी डिटेल देने जा रहा हूं। इसमें जितना शॉर्ट में आपको बता देता हूं, जितने भी यहां से इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए, आमिर खुसरो के जन्म से प्रश्न बनता है कि आमिर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, आमिर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में कहाँ? एटा के पटियाली ग्राम में हुआ था। कहाँ? एटा के पटियाली ग्राम में हुआ था। याद रखिएगा इसको कि आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो 1553 ईस्वी में एटा के पटियाली ग्राम में हुआ था। इसके बाद देखिए, एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि तर्क उल्लाह की उपाधि किसको दी गई थी। तो तर्क उल्लाह की उपाधि किसको दी गई थी? तो तर्क उल्लाह की उपाधि किसको? आमिर खुसरो को दी गई थी। इसके बाद देखिए, सितार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? सितार का आविष्कार किसके द्वारा? तो आमिर खुसरो के द्वारा किया गया है। और देखिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खड़ी बोली का जन्मदाता किसको माना जाता है? खड़ी बोली के जनक कौन है? खड़ी बोली किसके द्वारा शुरू की गई है? किसके द्वारा की गई है? आमिर खुसरो के द्वारा की गई है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है तूती और हिंद और खड़ी बोली के जनक। मैं आपको बता देता हूं, जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो सिर्फ आपके प्रश्न सॉल्व करने के लिए नहीं है। यहां पर मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए कंटेंट उपलब्ध करवाऊं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो चलिए, इसके बाद देखते हैं अल बरूनी। तो अल बरूनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अल बरूनी एक ऐसे अरबी लेखक हैं। अल बरूनी भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। और जो इनकी किताब है वो है किताब उल हिंद। इनकी रचना का नाम क्या है? किताब उल हिंद। किसके द्वारा? तो अल बरूनी के द्वारा। जो एक अरबी लेखक था, अल बरूनी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? किताब उल हिंद लिखी गई। इसके बाद देखिए, अबुल फजल की बात करते हैं। तो अबुल फजल भी आपके एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न बन चुका है। जो अबुल फजल है, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बन चुके हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो आप इतने पॉइंटों को याद रखिएगा और हो सकता है तो आप अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है। करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाना है, इसलिए मैंने बताया है कि मैंने यहाँ पर 3 से 4 विषयों का कॉम्बिनेशन रखा है। बताइएगा। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में रेलवे का पहला चल मीठे पानी का सुरंग मछलीगल कहाँ खोला गया? ऑप्शन है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर, दूसरा है चेन्नई रेलवे स्टेशन पर, तीसरा है हावड़ा रेलवे स्टेशन पर, चौथा है गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर। तो देखिए, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि मीठे पानी का सुरंग मछलीघर कहाँ पर खोला गया है? तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। चलिए, अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है? किसको लाख बख्श कहा जाता है? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है इल्तुतमिश और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, हिस्ट्री से प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है
कि लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी, किसको लाख बख्श कहा गया है? तो देखिए पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया है। आप ये पॉइंट सभी नोट करते चलिएगा। इसके बाद देखिए फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक से आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न बन सकता है, लिख लीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक हैं तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फतेहाबाद शहर की स्थापना की गई। किसके द्वारा? फतेहाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई फतेहाबाद शहर की स्थापना। इसके बाद देखिए इल्तुतमिश की बात करते हैं। तो कुतुब मीनार के निर्माण की नींव किसके द्वारा रखी गई? कुतुब मीनार किसके द्वारा कंप्लीट करवाया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी किला की स्थापना किसके? सीरी के किला की स्थापना किसके द्वारा की गई? सीरी के किला की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। और देखिए एक पॉइंट और समझिएगा, जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को मदरसा और मकबरा दोनों के स्थापत्य का जन्मदाता माना जाता है। मदरसा और मकबरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि सबसे छोटा महाद्वीप बताइएगा कौन सा है? ऑप्शन है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या फिर अंटार्कटिका। देखिए जियोग्राफी से प्रश्न है और जियोग्राफी से भी आपके एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाना है। मैंने कहा है कि सभी प्रश्नों का कॉम्बिनेशन है। यदि आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते जाते हैं तो आप निश्चित रूप से आपके एग्जाम में सफल होंगे। मेरा वादा है आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर कीजिएगा इसका, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालते जाइएगा। चलिए कह रहा है कि सबसे छोटा महाद्वीप बताना है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या फिर अंटार्कटिका। तो देखिए सबसे छोटा महाद्वीप की बात की है तो ऑप्शन दूसरा ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो सुपर टेट होता है कहीं पर भी यहाँ से प्रश्न बन चुका है कि जो यूरोप महाद्वीप है यहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। और देखिए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भी आपके प्रश्न एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जो देखिए एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहां पर है? तो दक्षिण अमेरिका में है। कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। ऑस्ट्रेलिया से देखिए और भी इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। उत्सुक कूप जिनको पाताल तोड़ कुएं कहा जाता है वो कहां पर पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए ग्रेट बैरियर रेंज कहां पर है? ग्रेट बैरियर रेंज कहां पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अंटार्कटिका की बात करते हैं। तो देखिए श्वेत महाद्वीप कहां किसको बोला जाता है? श्वेत महाद्वीप बोला जाता है क्योंकि वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहने वाला सबसे ज्यादा बर्फ कहां पाई जाती है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं और आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बता देता हूं। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न चले। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर या फिर रवि शास्त्री। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर से आपका 5वां प्रश्न भी इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। कह रहा है कि वनडे वंडर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। वनडे वंडर्स पुस्तक किसके द्वारा? तो सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है। सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो इनके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है? प्लेइंग एट माई वे। क्या है? प्लेइंग एट माई वे किसके द्वारा लिखी गई है? सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। और देखिए कपिल देव की बात करते हैं तो कपिल देव की पुस्तक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो तीनों पुस्तक आप नोट कर लीजिएगा किसके द्वारा लिखी गई। वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर के द्वारा, सचिन तेंदुलकर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? प्लेइंग एट माई वे कपिल देव के द्वारा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये तीनों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनको याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी होने वाला है तो वीडियो की चिंता ना कीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु देना मेरा काम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इतिहास से मैंने प्रश्न रखे हैं क्योंकि इतिहास से आपके एग्जाम में 10 नंबर के प्रश्न बनने हैं, ठीक है। 10 नंबर का हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाएगा और 10 नंबर का करंट अफेयर से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। पैट एग्जाम के लिए ये वीडियो है, तो आप पैट एग्जाम की जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि सजदा एवं प्राबोस प्रथा का आरंभ किसने किया था। ऑप्शन है रजिया, दूसरा है आराम शाह, तीसरा है बलवान और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। कह रहा है कि सजदा और प्राबोस प्रथा बताना है आपको, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपको पता है तो, नहीं है तो गलत ही करना, पर कमेंट जरूर करते चलिएगा। कह रहा है कि सजदा एवं प्राबोस प्रथा का आरंभ किसने किया था। तो देखिए ऑप्शन तीसरा बलवान सही उत्तर हो जाएगा कि सजदा एवं प्राबोस प्रथा किसके द्वारा आरंभ की गई थी, तो बलवान के द्वारा की गई थी। अब देखिए पहली महिला शासक कौन है, रजिया सुल्तान। पहली महिला शासक कौन है, रजिया सुल्तान है। कौन है, रजिया सुल्तान। और देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन थी, इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी, रजिया सुल्तान थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या निर्माण करवाया, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए जमात खाना मस्जिद, याद रखिएगा इसको, क्या है, जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाएगा। इसके बाद देखिए अलाई दरवाजा इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। देखिए सीरी का किला, मैं बता चुका हूं आपको पिछले वीडियो में कि सीरी का किला का निर्माण किसके द्वारा। और देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, सीरी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो बलवान के द्वारा की गई। सीरी एक शहर का नाम है, सीरी नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बलवान के द्वारा की गई थी। लेकिन जो सीरी शहर बलवान के द्वारा स्थापित करवाया गया था उसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी के किला का निर्माण करवाया गया था। तो इतने पॉइंट आपको यहां से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहां पर मैं बता देता हूं आपको कि साथ में मैंने जो आपका करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, और साथ में मैंने जनरल अवेयरनेस, जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं जनरल अवेयरनेस से पैट एग्जाम में, तो उसको भी मैंने यहाँ पर पुरस्कार से, खेल से संबंधित पूरा कॉम्बो पैक है। याद रखना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है 30 प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और निश्चित रूप से आप सफल होंगे आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं। देखिए कह रहा है कि लक्षद्वीप नामक द्वीप कहां पर है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहां पर है लक्षद्वीप, कहां पर है, तो अरब सागर में है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए जो लक्षद्वीप है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्धारित है, इसको ये भी याद रखिएगा। पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो है लक्षद्वीप। कौन सा, पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित प्रदेश लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहां पर है, तो कवरत्ती है, इसको याद रखना। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, कवरत्ती है। हिंद महासागर के बारे में देख लेते हैं। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और देखिए हिंद महासागर की बात करते हैं तो यहाँ पर पेम्बा द्वीप लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पेम्बा द्वीप कहाँ पर है, हिंद महासागर में है। जो लौंग उत्पादन किससे होता है, तो पेड़ के पुष्प से होता है। जो लौंग का पेड़ होता है उसमें जो पुष्प होता है उससे लौंग का उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। ऑप्शन है डेमन गलगोट, ऑप्शन दूसरा है डगलस स्टुअर्ट, तीसरा है डेविड डायोप और चौथा है मार्के लुकास। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैंने बताया कि जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, क्योंकि यहाँ से पुरस्कार से आपके एग्जाम के लिए मैंने, और करंट अफेयर्स से भी यहाँ से प्रश्न है, और साथ में आपके जनरल अवेयरनेस से है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जरूर कीजिएगा। ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा डेविड डायोप को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसा बन सकता है, जो जनरल अवेयरनेस से यहां से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए जो बुकर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखिएगा साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है।
एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार है और राष्ट्रीय स्तर पर मैं बता देता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार है। एक तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए जो बुकर पुरस्कार है उसकी शुरुआत भी देख लीजिए कब हुई थी, तो 1969 ईस्वी में बुकर पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। इतने पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर है? यह भी आपका जनरल अवेयरनेस से प्रश्न है और इंपोर्टेंट भी है, इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। 9वां प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन है इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या फिर बेल्जियम। तो देखिए ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कमेटी का मुख्यालय कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। तो देखिए ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना की बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर की गई थी। देखिए याद रखिएगा मुख्यालय है लोसाने स्विट्जरलैंड में, लेकिन जब स्थापना कहां पर की गई थी? तो सखोन। सखोन है नाम, क्या है? सखोन नाम है, इसको याद रखिएगा। सखोन नामक स्थान पर 1894 ईस्वी में की गई थी। और देखिए एक प्रश्न और बन सकता है यहां पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से कि देखिए इसमें कुल सक्रिय देशों की सदस्य संख्या कितनी है, मतलब कुल सदस्य संख्या कितनी है, कुल सदस्य देश कितने हैं? तो देखिए कुल सदस्य देश कितने हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के? कुल सदस्य देशों की संख्या है 105। इतने पॉइंट अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह भी आपका खेल से संबंधित प्रश्न है, जनरल अवेयरनेस से है। कह रहा है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, हॉकी, फुटबॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए कह रहा है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए ऑप्शन तीसरा फुटबॉल। क्या हो जाएगा? फुटबॉल से डूरंड कप का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, सांस से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? जो टेम्परेरी टीथ होते हैं उनकी संख्या बताना है। और देखिए इंपोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। कह रहा कि अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? ऐसे दांत जो आपके जीवन में 2 बार आते हैं उनको अस्थायी दांत बोलते हैं। इनको दूध के नाम से दूध के दांत भी बोला जाता है। तो देखिए ऑप्शन है 20, 24, 28 या फिर 30। तो देखिए पूछ रहा है कि अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी है? तो अस्थायी दांतों की संख्या कुल कितनी है? तो 20 ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है और साइंस में भी आपके जनरल साइंस के अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। कह रहा है कि हॉट स्पॉट क्या होता है? ऑप्शन है उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र। ऑप्शन दूसरा है बहुत अधिक जैव विविधता वाला भौगोलिक क्षेत्र। ऑप्शन तीसरा है अल्प वर्षा का क्षेत्र या फिर निरंतर उच्च तापमान का क्षेत्र। कमेंट जरूर कीजिएगा सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा कि उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र क्या कहलाता है? तो हॉट स्पॉट कहलाता है। और हॉट स्पॉट को मैं आपको कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूं। तो देखिए हॉट स्पॉट होता है जो, यदि हॉट स्पॉट की विश्व में बात करते हैं तो हॉट स्पॉट की संख्या विश्व में कुल कितनी है? तो देखिए विश्व में कुल हॉट स्पॉट कितने हैं? तो कुल है 36। यदि भारत की बात करते हैं तो कुल भारत में संख्या कितनी है? 4 हैं, जिनमें से पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड, इंडो बर्मा, ये 4 क्षेत्र कहां पर हैं? भारत के हॉट स्पॉट हैं। इनको याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न यहां से बन जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है खेल से संबंधित है, जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है। कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है और खेल से है, इसलिए जनरल अवेयरनेस के भी अंतर्गत ये प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपके एग्जाम में यहाँ से 100% राष्ट्रमंडल खेलों से आपके एग्जाम में एक प्रश्न 100% बनेगा। मैं आपको इसका बताता हूं। ठीक है, ऑप्शन है पीवी संधू जो एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। दूसरा है मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी। ऑप्शन तीसरा है उपर्युक्त ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए कह रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे?
मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, और यहां से प्रश्न निश्चित रूप से आपके पेट एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ खेल 2022 के ध्वजवाहक कौन रहे हैं, तो पीवी संधू और मनप्रीत सिंह दोनों रहे हैं। तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। देखिए एक प्रश्न और बन सकता है, यहाँ से कह सकता है कि जो आपके कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो देखिए बर्मिंघम बर्मिंघम इंग्लैंड में, बर्मिंघम इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम का समारोह किया गया था। कहाँ पर? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के या फिर विटामिन डी। देखिए ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी याद रखिएगा। कह रहा है कि रक्त के थक्का जमाने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, तो देखिए ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, तो विटामिन के होता है। देखिए विटामिन सी की बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और देखिए जो विटामिन सी होता है, स्कर्वी रोग इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा हो जाता है, तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और देखिए रेटिनॉल, क्या बोलते हैं इसको, रेटिनॉल इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है, इसको भी याद रखिएगा। विटामिन डी, यदि विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसको क्या बोला जाता है, रिकेट्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बार फिर आपका जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस से भी आपके एग्जाम में 10 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं, और इसलिए मैंने बहुत ज्यादा प्रश्न आप इस वीडियो में मैंने जनरल अवेयरनेस के रखे हैं। कह रहा है कि पुस्तक टू लाइव्स का लेखक कौन है। ऑप्शन है विक्रम सेठ, गीता मेहता, सलमान रुश्दी या फिर अरुंधति राय। तो देखिए कह रहा है कि टू लाइव्स के पुस्तक के लेखक बताना है आपको। ऑप्शन पहला विक्रम सेठ सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। इसके बाद बताता हूं गीता मेहता, तो ए रेबर सूत्र, ए रेबर सूत्र किसकी पुस्तक है, ए रेबर सूत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, गीता मेहता के द्वारा लिखी गई। सलमान रुश्दी की बात करते हैं तो शालीमार द क्लाउन, शालीमार द क्लाउन किसकी पुस्तक है, सलमान रुश्दी की पुस्तक है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दोनों, एक तो विक्रम श्रेष्ठ की पुस्तक जो है टू लाइव, और दूसरा है अरुंधति राय। तो देखिए जो अरुंधति राय के द्वारा पुस्तक लिखी गई है द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग, बार बार बोलता जा रहा हूं कि अरुंधति राय की पुस्तक का नाम क्या है, द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मैरी कॉम संबंधित है। ऑप्शन है जूडो से, एथलेटिक्स से, मुक्केबाजी से या फिर स्केटिंग से। कह रहा है कि मैरी कॉम का संबंध किससे है। ऑप्शन बता दिए हैं मैंने, इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा कि मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है, तो मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का नाम किन से प्राप्त हुआ है। देखिए हिस्ट्री का प्रश्न है, और हिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस के प्रश्न मैंने काफ़ी ज़्यादा रखे हैं, क्योंकि 10-10 नंबर का पोर्शन है, और मैं प्रतिदिन आपके लिए वीडियो लाऊंगा। उनमें क्या है कि किसी एक ऐसे टॉपिक के जहाँ से ज़्यादा पोर्शन आता है वहाँ से प्रश्न मैं रखूंगा ज़्यादा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि भारत का नाम किन से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है ईरानियों से, यूनानियों से, रोमानों से या फिर आर्यों से। देखिए फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का नाम किन से प्राप्त हुआ है, आर्यों से प्राप्त हुआ है। अब देखिए आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो आर्य कहाँ से आए थे, तो देखिए आर कहां से, मध्य एशिया से, पंजाब और अफगानिस्तान में आए थे, मध्य एशिया से। याद रखिएगा इन पॉइंटों को। देखिए क्या कह रहा है कि जो आर्य थे वो कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, और कहां पर आकर रुके थे, कहां पर आकर रुके थे, तो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। और आर्यों की भाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आर्यों की भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत भाषा थी। इतने पॉइंट आप आर्यों से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जियोग्राफी का प्रश्न है और इंपोर्टेंट भी है। ठीक है, कह रहा है कि रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है, बताइए कहां पर है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो देखिए पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि रुद्र सागर झील कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है
संविधान से संबंधित प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 24। तो देखिए मौलिक अधिकारों को कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि जो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा है, अनुच्छेद 24। देखिए अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो देखिए छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत या फिर अस्पृश्यता का अंत भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि किस में किया गया है इसका वर्णन। तो छुआछूत का अंत किस में किया गया है, अनुच्छेद 17 में किया गया है। अनुच्छेद 19 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रेस का वर्णन किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 19 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न है रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा है कि भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। ऑप्शन है देहरादून में, हैदराबाद, बंगलुरु या फिर श्रीनगर में। तो देखिए तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि जो भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को बोला जाता है, सिलिकॉन वैली किस शहर को बोला जाता है, तो वो बोला जाता है बंगलुरु शहर को भारत का सिलिकॉन वैली बोला जाता है। जो कैसे कंप्यूटर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो कौन सा है, बंगलुरु शहर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21वां प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़। तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं कहां पर है, और मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता देता हूं कि राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। तो राष्ट्रीय उद्यान आप सभी देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर काफी सारे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। राजस्थान की बात करते हैं तो देखिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, क्या सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। और सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको बोला जाता है केवलादेव। क्या बोला जाता है, केवलादेव या घाना पक्षी विहार के रूप में भी जानते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, राजस्थान में है, जिसको पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान को बोलते हैं, तो केवलादेव पक्षी उद्यान को, केवलादेव पक्षी उद्यान को क्या बोलते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोलते हैं, पक्षियों के स्वर्ग बोला जाता है। याद रखिएगा ये पॉइंट। असम की बात करते हैं तो असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो देखिए काजीरंगा, मानस, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, असम में है। जो काजीरंगा है वो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और देखिए जो वर्तमान में नए राष्ट्रीय उद्यान असम में खोले गए हैं वो है रायमोना, रायमोना देहेंग फटकाई, रायमोना, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अभी वर्तमान में खोला गया है 2021 में, तो वो देखिए असम में रायमोना और देहेंग फटकाई, दो आपको ये सबसे ज्यादा याद रखने हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में देखिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 11 मई, 7 मई, 3 मई या फिर 2 मई। इंपोर्टेंट है और देखिए जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत ये प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से डेट से और करंट अफेयर से भी ये प्रश्न पूछ सकता है। कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देखिए 11 मई की बात करते हैं तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 23वां प्रश्न है। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और प्रीवियस ईयर में कई बार ये प्रश्न बन चुका है। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो देखिए तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद देखिए मैं आपको क्रम से बता देता हूं, क्रम से 2 से 3 बता देता हूं। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, पहला है राजस्थान, दूसरे की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, तीसरे की बात करते हैं तो महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बताना था इसलिए मैंने सभी को आपसे क्रम से बताया है, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो देखिए
आपका जो यूपी का पोर्शन है वो आपके एग्जाम में बनता है, और यहाँ से प्रश्न यूपी स्पेशल से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कैसा चौथा स्थान है, इसको याद रखिएगा। पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है, और चौथा स्थान किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? इंपोर्टेंट है आपके लिए, न्यूजीलैंड की राजधानी पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन या फिर हैमिल्टन। तो देखिए, न्यूजीलैंड की राजधानी पूछा है, क्या है? ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको आप करंट अफेयर्स, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाएगा। मैं बार बार आपको नंबर बता रहा हूं कि कितने नंबर का प्रश्न है आपके एग्जाम में, क्योंकि आप एक अच्छी रणनीति के तहत यदि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तभी आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार नंबर बता रहा हूं कि कितने नंबर का आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनेगा। तो देखिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके तरुण कपूर, हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन तीसरा है राजीव गौबा या फिर पंकज जैन। तो देखिए, किसको नियुक्त किया गया है कमेंट जरूर करिएगा। तो ऑप्शन पहला तरुण कपूर सही उत्तर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसको? तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, फिर से एक बार आपका पॉलिटी से है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के, देखिए ये प्रश्न दोबारा रख दिया गया है, मैंने फिर से रख दिया गया है इसमें। तो देखिए, इसका हम पहले ही देख चुके हैं, तो ऑप्शन फोर्थ सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 24। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है भाला फेंक, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी या फिर हॉकी। तो देखिए, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, नालंदा या फिर तक्षशिला। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी की बात की गई है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां पर है? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां पर है? पाटलिपुत्र, ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मौर्य साम्राज्य आपके सिलेबस में दिया गया है, तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। और जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उतने बिंदु इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए, जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 345 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 29वां प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? ऑप्शन है दहेज, कांडला, जाफराबाद या फिर बैरावल। तो देखिए, ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा कि जो कांडला बंदरगाह है वो कहां पर? समुद्र के जो कच्छ की खाड़ी है जो गुजरात की, वहां पर कौन सा? कांडला बंदरगाह है। देखिए, कांडला बंदरगाह की बात करते हैं तो ये कैसा? ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह है कौन सा? कांडला बंदरगाह। और कलकत्ता बंदरगाह भी कैसा? ये दोनों ज्वारीय बंदरगाह के उदाहरण है, कलकत्ता बंदरगाह और कांडला बंदरगाह। चलिए अगला प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। देखिए, मैं यहाँ पर एक आपको बात बताने वाला हूँ। यदि आप पैट एग्जाम दे रहे हैं तो पैट के लिए यदि आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1958 में कालवी फिल्म महोत्सव में किस मूवी के लिए नरगिस दत्त है, यहाँ पर क्या है? नरगिस दत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। बताइए किस मूवी के लिए? कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसको आपको बताऊंगा नहीं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि 1958 में कालवी फिल्म महोत्सव में किस मूवी के लिए नरगिस दत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। तो इसका कमेंट जरूर करिएगा आप, मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बता देता हूं कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है, और कम समय को ध्यान में रखते हुए मैंने एक आपके लिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं 30 प्रश्न ऐसे प्रश्न रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और मैंने सभी ऐसे टॉपिक को छुआ है जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। जैसे करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न बनेगा। जियोग्राफी से भी यहाँ पर आपके 5 नंबर का प्रश्न शायद बनेगा एग्जाम में। यहाँ से देखिए जो आपका हिस्ट्री है वहाँ से भी आपका 10 नंबर का प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, तो सभी टॉपिक ऐसे हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनने वाले हैं, और मैं आपको 30 प्रश्नों में यदि मैं आपको कंप्लीट कराता हूं तो फिर क्या प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, 30 प्रश्न रख रहा हूं, और सभी में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहा हूं, सभी जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सभी आपके एग्जाम के लिए वो इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप एग्जाम में निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कोई दुराह नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से ऐसे ही 30 प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।